सेट के माध्यम से लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को पढ़ेगा, याद करेगा और यदि कॉपी में लिखेगा तो निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में वो अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों के उत्तर सही लिख पाएगा। और जब वो अपने उत्तर सही लिखेगा तो निश्चित रूप से परिणाम हम सब के अनुरूप होगा, विद्यार्थी की आशा के अनुरूप होगा और विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों के साथ ही कमजोर विद्यार्थी के रेमेडियल कक्षा और जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेरिट में आ सकते हैं, उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की। अब उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। हम आप लोगों से आज इसलिए सामूहिक रूप से चर्चा कर रहे हैं कि हम विषयों पर ध्यान एकत्रित करें। ऐसे कई बालक हैं जो पुरानी बैठक में हमारे पास आते रहे, विषय उठाते रहे, हमने उनकी समस्या का समाधान भी किया है। जरूरी नहीं कि विद्यार्थी से जुड़ी हुई सारी विषयों की जानकारी हमको हो और हम हर विषय पर विद्यार्थी को ध्यान दे सके, लेकिन अभिभावक के रूप में एक बालक या एक बालिका की जिम्मेदारी आपको होती है। आप तुरंत उसका ध्यान रख सकते हैं कि कितने समय पढ़ रहा है, लिख रहा है कि लिख रहा है, मोबाइल का उपयोग कितना कर रहा है, उनको केवल दिन भर लिख ही रहा है, तो नंबर प्राप्त हुए या नहीं हुए। इसलिए आप सबसे आए और अपने आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय प्राचार्य, सभी सम्मानीय पालकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, सत्र समाप्ति की ओर है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं कक्षा 10वीं की और 12वीं की प्रारंभ होने वाली है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी सम्मिलित होंगे और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। आप लोग भी घर पर निश्चित रूप से इस बात को देख रहे होंगे कि आपके पुत्र या पुत्री घर पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। आप उनको प्रेरित भी कर रहे होंगे। आज की मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कक्षा 11वीं में विद्यार्थी जब प्रवेश लेंगे तो उनको फैकल्टी का चयन करना है, विषय का चयन करना है और उस विषय को वो ठीक से चयन कर ले। आपके मार्गदर्शन से, इस बैठक के मार्गदर्शन से इसके लिए बैठक बुलाई है और यह भी सूचना में लिखा गया था कि पेरेंट्स की उपस्थिति में हम लोग विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश का आवेदन पत्र भी देंगे। तो आज की इस बैठक में हम पूरी आपको नियमावली बताएंगे कि किस प्रकार से उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश आपके पुत्र या पुत्री का हो पाएगा और किन बातों की सावधानी रखना है। अभी कक्षा 10वीं की परीक्षा हुई भी नहीं है और हम लोगों ने कक्षा 11वीं में प्रवेश की चिंता की है। उसका उद्देश्य यह है कि इस विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के लिए ऐसे विद्यार्थी भी लालायित रहते हैं जो इस स्कूल में अभी नहीं पढ़ते, जिन्होंने चयन परीक्षा नहीं दी थी और वो अभी अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा 11वीं में वो यहाँ पर प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं और विशेष करके गणित और जीव विज्ञान संकाय में उनका ज़्यादा रुझान रहता है कि हमको इसमें प्रवेश मिल जाए। कला और कॉमर्स में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमको हर साल क्या कठिनाई आती है और वो कठिनाई इस बार कक्षा 11वीं के प्रवेश में न रहें। एक तो ये कि जब हम विद्यार्थी से आवेदन पत्र भरवाते हैं तो विद्यार्थी अभी गणित, बायोलॉजी, कॉमर्स या कला जो लेना चाहता है भरकर आवेदन पत्र जमा कर देता है। फिर जब कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आता है तो वो अभी जो विषय चयन किया उसको बदलना चाहता है। ये समय आ जाता है अप्रैल का, मई का, जून का। जब रिजल्ट आता था तो मई आ गई, 15 मई तक रिजल्ट आ जाता है। फिर हम विद्यार्थी को सूचना पत्र भेजते हैं कि आपने जो विषय भरा था उस विषय की हम आपकी
आपकी सूची लगा रहे हैं आपके परीक्षा परिणाम के आधार पर। यदि आपको कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन आप कर सकते हैं। ऐसा एक अवसर हम लोग आज के आवेदन पत्र के भराने के पश्चात देते हैं। तो कुछ विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जब फाइनल सूची लग जाती है तब विद्यार्थी और उसके पेरेंट्स आते हैं कि साहब ये विषय तो इसको नहीं पढ़ना, इसको बदलना है विषय। हम फाइनल सूची लगा देते, तो मेरिट सूची लगा देते। तो ये स्थिति ठीक नहीं बनती है। बच्चे में बड़ा असंतोष हो जाता है कि मैंने तो पहले गणित भरा था लेकिन मैं तो बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, या पहले मैंने बायोलॉजी भरा था तो मैं कला संकाय में पढ़ना चाहता हूँ। तो यदि ये क्रम हम लंबे समय तक जारी रखते हैं तो जुलाई में हमारा शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता। और हम चाहते हैं कि जुलाई में हमारी कक्षाएं व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो जाए और शिक्षण कार्य जब समय पर प्रारंभ हो जाता है तो ठीक रहता है, समय पर कोर्स भी पूरा हो जाता है, परीक्षाएं भी ठीक व्यवस्थित रूप से हो जाती है। तो उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हम आज आवेदन पत्र बांटेंगे लेकिन उसको 2-4 दिन में ले भी नहीं रहे, 1 सप्ताह का समय देंगे। आपके पुत्र पुत्री से आप बात करें, चर्चा करें, उसका बैकग्राउंड देखें, 10वीं का उसका कैसा परीक्षा परिणाम रहेगा उसको देखें, 9वीं का कैसा परीक्षा परिणाम है, अर्धवार्षिक का कैसा परीक्षा परिणाम उसका रहा है, उसकी क्या रुचि है, वो किन क्षेत्रों में आगे जाना चाहता है, गणित लेकर उसको किन क्षेत्रों में जाना है, बायोलॉजी लेकर उसको किस क्षेत्र में जाना है, कला या कॉमर्स लेता है तो उसको आगे क्या करना है, उसका अभी से हमको मंथन करना है, चिंतन करना है। तो हम सही फैकल्टी का चयन कर पाएंगे, अन्यथा हम सही फैकल्टी का चयन नहीं कर पाएंगे। और अभी कुछ भी विषय भर दिया और उसके पश्चात बड़ा असंतोष बालक के मन में उत्पन्न हो जाता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि देखो विद्यार्थी की रुचि का विषय उसको नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ा सोच विचार करके हमको विषय का फैकल्टी का चयन करना है। अब उसमें हम एक और सुविधा देते हैं, वो सुविधा देते हैं कि हम विद्यार्थी को 3 विकल्प भरने का अवसर देते हैं। हमारा जो प्रवेश आवेदन पत्र आप देखेंगे, आपको मिलेगा घर पर, आपके पुत्र पुत्री के माध्यम से पहुंचेगा वो आज ही। आप देखेंगे उसमें हमने 3 विकल्प पूछे हैं कि प्रथम विकल्प पर आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, दूसरे विकल्प पर कौन सा लेना चाहते हैं और तीसरे विकल्प पर कौन सा लेना चाहते हैं। जो पहला विकल्प होता है उस पहले विकल्प के आधार पर हम लोग निर्णय कर लेते हैं कि विद्यार्थी ने पहले विकल्प पर गणित भरा है और जब उसको बुलाया है, मई में बुलाया है, अप्रैल में बुलाया है फिर से कि आपने जो आवेदन पत्र भरा था उसमें जो विकल्प आपने भरा था, आपका 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया है, क्या आपको उसमें कोई परिवर्तन करना है क्या? यदि विद्यार्थी उपस्थित होकर विकल्प में परिवर्तन कर देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके परिवर्तित विकल्प के आधार पर हम उसको एडमिशन दे देते हैं, मेरिट सूची लगा। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे बुलाने पर भी नहीं आते हैं और जब हम मेरिट सूची लगा देते हैं उसके पश्चात वो उपस्थित होते हैं कि साहब वो मैंने तो पहले विकल्प भरा था, वो मुझे नहीं लेना है, तो हमारे सामने दिक्कत ये होती है कि हम मेरिट सूची लगा देते हैं पहले विकल्प के आधार पर। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी जो बाहर के हैं वे आवेदन पत्र भर के यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ललायित रहते हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे स्कूल में बायोलॉजी संकाय में हमें 50 विद्यार्थियों को एडमिशन देना है और 45 विद्यार्थियों ने, इस स्कूल के 45 विद्यार्थियों ने पहला विकल्प बायोलॉजी का भर दिया। उनको बुलाया, उन्होंने कहा नहीं हम बायोलॉजी पे सहमत है साहब। हमने बायोलॉजी की 45 की सूची लगा दी। अब 5 सीटें हमारे पास खाली थी, हमने बाहर के विद्यार्थियों को एडमिशन देने के लिए बुलाया और जैसे उनको बुलाया वैसे हमारे जो 45 विद्यार्थी हैं उनके अलावा और विद्यार्थी जो इसी स्कूल के हैं उन्होंने हमको आगे कहा कि साहब वो मैंने तो बायोलॉजी विकल्प भरा था लेकिन मुझे नहीं लेना है। कोई कहता साहब मैंने तो गणित भरा था, मुझे बायोलॉजी में एडमिशन दे दो। कोई कहता है मैंने कॉमर्स भरा था, मेरे को बायोलॉजी में एडमिशन दे दो। हमारे सामने स्थिति कठिन हो जाती है क्योंकि हम मेरिट सूची लगा चुके और बाहर के 5 विद्यार्थियों को हम बुला चुके हैं। तो विषय परिवर्तन बार बार करने के लिए ये वाला सत्र हमने नहीं बुलाया है। ये वाला सत्र हमने इसलिए बुलाया है कि आप सोच विचार कर आपकी फैकल्टी का चयन करें। 1 सप्ताह तक हम आपको समय देंगे आज के बाद। फिर आपने विकल्प भर दिया, फिर एक समय और देंगे कक्षा 10वीं का रिजल्ट आने के बाद कि अब आपका रिजल्ट आउट हो गया है। अब तो आपने चिंतन कर ही लिया होगा, अपने भाई बहनों से पूछ लिया होगा, पेरेंट्स से पूछ लिया होगा, आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट आपने देख लिया है, आपने निर्णय कर लिया होगा कि मुझे कक्षा 11वीं में किस फैकल्टी में पढ़ना है। अब एक बार और आकर अपने विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। एक अवसर और देंगे परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद।
लेकिन उस अवसर के बाद यदि विद्यार्थी उपस्थित नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसने जो विकल्प पहली बार में भरा था उस पर वो सहमत है और उसके आधार पर हम मेरिट सूची लगा देते हैं, फिर उसमें बदलाव नहीं कर पाते। लेकिन मेरा तो कड़वा अनुभव है कि कई सारे पेरेंट्स और कई सारे विद्यार्थी इतना सब अवसर देने के बाद भी विषय परिवर्तन करने के लिए कई दिनों तक घूमते रहते हैं। हम उनको नहीं दे पाते, उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि हम तो उनको 2-3 अवसर दे रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से इसीलिए बैठक बुलाकर निवेदन किया है कि आप जागरूक पालक हैं, आप चाहते हैं कि आपके सुपुत्र को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार, उसके भविष्य के निर्माण के लिए उसने जो इच्छा व्यक्त की है वो उसको विषय मिल जाए। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, ठीक है। तो हम 2 अवसर दे रहे हैं। इस मेरी बात में यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा। काम को सरल बनाने के लिए हमने बैठक बुलाई है कि पेरेंट्स और बच्चों से बात कर ली जाए कि आपको हम 2 अवसर देंगे, यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे और उसमें कोई बदलाव करना है तो सेकंड अवसर में आप कर सकते हैं। उसके पश्चात हम नहीं कर पाएंगे, हम मेरिट सूची लगा देंगे क्योंकि हमको टाइम पर क्लासेस स्टार्ट करना होती है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जुलाई के अंत तक यही काम करते रहें विषय बदलने का, क्योंकि उससे कई सारी व्यवस्थाएं जुड़ी है। जैसे जैसे हमारे पास किताब आएगी हम बच्चों को किताबें बांट देंगे, हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी सितंबर माह में पूरक परीक्षा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा चालू हो जाती है। यदि हम बार बार विषय को बदलते रहेंगे तो बच्चा उस विषय को कवर नहीं कर पाता। अब पिछले साल हमारे पास ये रहा कि बायोलॉजी संकाय लेने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादा ने रुचि व्यक्त की कि हमको बायोलॉजी चाहिए, तो हमने 2 सेक्शन बायोलॉजी के शुरू कर दिए। पहले कभी भी 2 सेक्शन 11वीं में बायोलॉजी के नहीं रहे, हमने कर दिया कि ठीक है मेरे स्कूल का विद्यार्थी वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता और मेरे यहाँ पर पढ़ाने वाले लोग भी थे, तो हमने 2 संकाय उसके चालू कर दिए। गणित में कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, गणित का हमने 1 संकाय रखा है। कला और कॉमर्स का भी हमने 1-1 संकाय रखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि ये जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, 240 विद्यार्थी हैं और करीब 217 या 18 विद्यार्थी अभी कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगे। हमारा टारगेट है कि सभी विद्यार्थी पास हो जाए और सभी यहीं पढ़ें। मेरा तो ये टारगेट है, क्योंकि ये विद्यार्थी 9वीं से यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्यों स्कूल छोड़कर जाए, यहीं रहे। हमारा टारगेट ये है। तो कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो। अभी हमने इसके लिए कुछ प्रयास किए। वो प्रयास किए कि हमने आधा घंटा और विद्यार्थियों के लिए निकाल दिया है। अभी हम करीब 15-20 दिन से प्रार्थना सभा का आयोजन भी हमने नहीं किया है सामूहिक। हम क्लास में करते हैं ताकि 5 मिनट में वो काम निपट जाए और पहले कालखंड का अधिक से अधिक उपयोग शिक्षण कार्य में, ये भी हमने अभी प्रयास किया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले भी किया। अभी 4 सेट पेपर जो हमको शासन से उपलब्ध हुए थे वो हमने सभी विद्यार्थियों को घर के लिए दिए। उनको हल कर रहे हैं, क्लास में हल करेंगे, घर पर हल करेंगे। अभी क्लासें लग भी रही, शिक्षक उन प्रश्न पत्रों पर बात भी कर रहे हैं। तो और अगस्त माह से हमने टारगेट लिया था कि कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो। अब तो प्रश्न पत्र इतना सरल बना दिया है बोर्ड ने कि उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या भी बढ़ा दी है। 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव कर दिया और 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के प्रश्न भी यदि विद्यार्थी कर लेता है तो कोई विद्यार्थी फेल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हर वर्ष 1-2 विद्यार्थी पूरक में आ जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि सभी पास होने चाहिए। इस बार बोर्ड ने एक व्यवस्था और की, वो भी आपको बता देता हूँ। बोर्ड ने इस बार 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार करवाए हैं, ABCD। हर विद्यार्थी को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलने वाला है परीक्षा कक्ष में। जो पीछे वाले के पास है वो आगे वाले के पास नहीं, जो आगे वाले के पास है वो पीछे वाले के पास नहीं। प्रश्न समान है लेकिन क्रम बदल गया है। प्रश्न पत्र में सभी में प्रश्न समान है लेकिन क्रम बदल दिया। उसके पीछे कारण ये है कि नकल की प्रवृत्ति बच्चों में नहीं रहे। आगे वाला क्या लिख रहा है, पीछे वाले का क्रम अलग है। ये व्यवस्था बोर्ड ने की है। आज ही उसकी बैठक थी सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसमें ये सब निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज की बैठक का जो उद्देश्य है, मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है। विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा, पालकगण से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आवेदन पत्र घर ले जाएं, अपने पेरेंट्स से चर्चा करें, अपने भाई बहन से चर्चा करें और स्वयं का निर्धारण करें कि मुझे आगे क्या करना है। वैसा ही फैकल्टी से वैसा ही चयन करें तो आपको प्रसन्नता होगी और संतुष्टि मिलेगी पढ़ने के बाद। नहीं तो आप ये मान लीजिए कि कक्षा 11वीं 12वीं में आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने, आपकी रुचि के अनुसार यदि विषय नहीं मिलेगा। और जब आप 12वीं पढ़कर निकल जाएंगे तो
कई सारे विद्यार्थी, मेरा ऐसा भी अनुभव है, कई सारे ऐसे विद्यार्थी जो 2 माह पढ़ लिए कि साहब मैं तो कॉमर्स पढ़ूंगा, तो ठीक है पढ़ो, तो 2 माह तक पढ़ लिया, फिर कहता साहब मुझे तो नहीं जम रहा है। तो क्या करेगा, नहीं जम रहा है तो साहब मेरे को तो कला संकाय दे दो। अब मुझे बताओ कि 2 माह तो कक्षा में बैठ गया, 2 माह पहले हमने आवेदन पत्र दे दिया था, 4 माह से उसके मस्तिष्क में कॉमर्स विषय की बात थी, उसने कॉमर्स विषय सोच समझ कर लिया होगा कि इसको पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, और 4 महीने बाद वो कहता है कि साहब मेरा संकाय बदल दो। तो जिस संकाय को बदलने की वो कह रहा है उस संकाय में जाकर वो कवर ही नहीं कर पाए, उसकी मानसिकता बनेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो 2 माह में कितना ही पढ़ाई हो गई। तो ये तब होता है जब हम विषय चयन का ठीक से निर्णय नहीं कर पाते। तो अब विषय चयन में क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है साहब मैं तो कॉमर्स पढ़ूंगा, तो पहले कॉमर्स के क्षेत्र टटोल ले वो कि कॉमर्स पढ़ के क्या करेगा, क्या बैंकिंग सर्विस में जाना चाहता है, क्या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, क्या व्यापार करेगा, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स करेगा, क्या कंपनी सेक्रेटरी के पाठ्यक्रम करना चाहता है, क्या वकालत करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, कॉमर्स विषय पढ़कर पहले से सोच ले। कोई विद्यार्थी यदि कहता है कि मैं बायोलॉजी लूँगा, तो क्या नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में वो प्रवेश लेगा आगे, क्या जाकर कोई चिकित्सा के पाठ्यक्रम करना चाहता है, क्या किसी लैब टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम करना चाहता है, क्या करना चाहता है बायोलॉजी विषय लेकर, क्या किसी कंपटीशन की तैयारी में जाएगा, वो पहले से तय कर ले कि मुझे आगे जाकर क्या करना, उसके अनुसार हम विषय का चयन करेंगे तो आगे सफलता मिलेगी, अन्यथा दिक्कत है।